स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए जो है फिजिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और उसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर के बारे में, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है जेनर भंजन यानी कि जेनर ब्रेकडाउन के बारे में बात करी थी और फिर उसके बाद में हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा था। आज हम इस क्लास के माध्यम से पढ़ने वाले हैं आपके इस टॉपिक का एक न्यू जो टॉपिक दे रखा है, सब टॉपिक कह सकते हैं, उसके बारे में हमने पीएन संधि पढ़ लिया, तर्क द्वार पढ़ लिए, ठीक है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं पीएन डायोड का दिष्टकारी के रूप में उपयोग, यानी कि यूज ऑफ अ पीएन डायोड एज ए रेक्टिफायर। डायोड एज ए रेक्टिफायर कैसे यूज होता है और किस टाइप से यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएन डायोड एज ए रेक्टिफायर, इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक करंट के बारे में कि करंट दो टाइप के होते हैं। एक करंट होता है डायरेक्ट करंट, यानी जिसे हम कहते हैं डीसी करंट, दिष्ट धारा, और एक होता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। तो जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका जनरेशन करना या उसका ट्रांसमिशन करना डायरेक्ट करंट यानी डीसी जो करंट है उसके जनन और संचरण से अधिक सुविधापूर्ण होता है और कम खर्चीला होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसके अंदर क्या होता है कि हम जनरली जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको उपयोग में ज़्यादा लेते हैं और साथ ही साथ वो जो है टाइम के साथ में वेरी करती है, इसलिए उसको अधिक सुविधापूर्ण तरीके से और कम खर्चे में बनाया जा सकता है। और इसी वजह से आजकल अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं उनके अंदर दिष्ट धारा का जो है कम उपयोग देखने को मिलता है, मैक्सिमम उपयोग प्रत्यावर्ती धारा देखने को मिलती है, या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अंदर दिष्ट धारा या विभव का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन दिष्ट धारा को भी अगर हम देखते हैं तो उसे भी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? एसी से ही प्राप्त करते हैं, यानी प्रत्यावर्ती धारा को जो है वहीं से हम दिष्ट धारा को भी प्राप्त करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो अब मैंने यहाँ बात बोली कि प्रत्यावर्ती धारा से ही हम दिष्ट धारा को प्राप्त करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इस प्रत्यावर्ती धारा से हम दिष्ट धारा कैसे प्राप्त करते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा जो प्राप्त करने का प्रोसेस है उसे हम कहते हैं दिष्टकरण यानी कि रेक्टिफिकेशन। क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और रेक्टिफिकेशन के लिए जो हम उपकरण का उपयोग करते हैं या जिस युक्ति का उपयोग करते हैं उसे कहा जाता है रेक्टिफायर। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर पीएन डायोड को किसमें यूज करने वाले हैं? तो एसी करंट को डीसी करंट में बदलने वाली युक्ति रेक्टिफायर दिष्टकारी के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एसी से डीसी अगर आपको करंट चेंज करना है तो आप क्या यूज करेंगे? रेक्टिफायर यूज करेंगे। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे रेक्टिफायर के बारे में। तो दोस्तों जो दिष्टकारी होते हैं यानी जो रेक्टिफायर होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं दिष्टकारी के अंदर यहीं पर एक शॉर्ट नोट लिखवा देता हूँ, आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा। ये क्या करेगा? एसी टू डीसी कन्वर्टर, ठीक है। मतलब ये क्या करता है? केवल एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, बाकी और कुछ नहीं करता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, इसी को कहा जाता है दिष्टकारी। अब ये जो दिष्टकारी होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। दिष्टकारी कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? दो टाइप के। तो दिष्टकारी ठीक है। अब दिष्टकारी दो टाइप के हैं, पहला और दूसरा टाइप। पहला दिष्टकारी यानी कि अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी।
और एक होते हैं दोस्तों आपके क्या, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, बस इन दो के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई, हाफ वेव और फुल वेव। ठीक है, रेक्टिफायर तो आपको पता ही है, फुल वेव। ठीक है, और दिष्टकारी के ब्रैकेट में लिख देता हूँ रेक्टिफायर, तो आप दोनों समझ जाएंगे कि हिंदी मीडियम का क्या मतलब है और इंग्लिश में क्या मतलब है। ठीक, तो रेक्टिफायर दो टाइप के हैं, एक है अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर, एक है फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अब इन दोनों के अंदर आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, केवल इनके डायग्राम याद रखने हैं, इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है वो याद रखना है। बाकी चीज़ें आपको कोई यहाँ पर जो है बड़ा कोई ऐसा नहीं याद रखने की ज़रूरत है, और इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन बनने के चांसेस भी कम रहते हैं, केवल एक दो क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं बता दूंगा किस टाइप के बनेंगे यहाँ। ठीक है, तो वो मैं यहाँ बता देता हूँ, और अभी हम पढ़ लेते हैं इसको। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक, इसका डायग्राम बना लीजिएगा आप। डायग्राम आप सभी को याद होना चाहिए कि इसका डायग्राम किस टाइप का बनता है। ये देखिए, ठीक है, और ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप यहाँ 1 2 3 लाइनें खींच लीजिए, फिर ये आ जाएगा, और ये पूरा, एक सेकंड ज़्यादा ही कर दिया, ये कनेक्ट हो जाएगा इधर, ये कनेक्ट, और ये इधर, ये पूरा का पूरा ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। इधर आ जाएंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये है आपका लोड प्रतिरोध यानी कि RL, और यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देंगे इनको। ये पॉइंट हो जाएगा A, ये हो जाएगा B पॉइंट, ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा Y, ये हमारा डायोड है ही है, ये इधर हो जाएगा V इन, यानी कि आप जो पोटेंशियल अंदर देंगे, इनपुट पोटेंशियल जो होगा वो। ठीक है, और ये जो आपका है ये वाला, इधर जो पोटेंशियल होगा उसको आप कहेंगे VS। VS का मतलब है कि जो आपका विभव आप जो यूज कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो प्रत्यावर्ती विभव VS जो हमारा V इन होगा उससे अधिक होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अंदर मैं अभी दो चीज़ें और बताऊंगा, अभी केवल आप इतना याद रखिए, V इन है, ये VS है, फिर ये हमारा RL है, यानी कि लोड प्रतिरोध X और Y इसके पॉइंट हो गए। अब यहाँ से देखिए, इसके अंदर जो हमारे को आउटपुट अब मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो वो मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, देखिएगा आप इधर, ये लीजिए, ये इधर हम जो है इसका आउटपुट बनाएंगे। अब 1 मिनट, इसको और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, और ये रेड कलर में आ गया था, वाइट कर देते। ठीक है, ये रेड ही रहने देते, ये वाइट। ग्राफ बनाना है बेसिकली, वाइट रेड से कोई मतलब नहीं है हमें। और यहाँ पर क्या होगा कि एक तो हमारा हो जाएगा इधर येलो कलर में, ये हो जाएगा। ठीक है, और एक आ जाएगा इधर नीचे। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा कि ये सपोज करिए हमारा इनपुट का ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ किसका है, हमारे इनपुट का है। इधर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को।
अब ये इनपुट का ग्राफ है और जो आउटपुट का ग्राफ आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली इस टाइप से। वो कैसे आएगा वो भी समझाऊंगा मैं भी, केवल अभी आप ये देखते रहिए कि क्या हो रहा है। ठीक, ये इसके टी हाफ के ऊपर, एक मिनट ये गड़बड़ हो गई, ये इधर टी हाफ के ऊपर और फिर ये एक यहाँ आ जाएगा, फिर एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये टी हाफ के ऊपर पहला ये ग्राफ आ जाएगा आधा, फिर ये हो जाएगा आधा ग्राफ। ठीक है, अब देखिएगा इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट, ये लीजिए। अब इसका नामकरण कर देते हैं, मतलब टाइमिंग वगैरह दिखा देते हैं। तो ये दोस्तों आपका जो है निवेशी यानी इनपुट, तो निवेशी प्रत्यावर्ती विभव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर निर्गत दिष्ट विभव। ठीक है, ये क्या है, निर्गत दिष्ट विभव हो जाएगा। ये 0 से स्टार्ट हुआ, इधर भी 0 से स्टार्ट होगा। ये टी हाफ के ऊपर, तो ये भी टी हाफ के ऊपर, फिर ये यहाँ पे आते टी टाइम हो गया था तो ये टी टाइम हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3t/2, तो ये भी हो जाएगा 3t/2। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो देखिए मैं इसको यहाँ से शिफ्ट करता हूँ थोड़ा सा, ये इधर, तो और ये थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाएगा, अच्छे से दिखेगा आपको, ताकि आप जब नोट्स लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर दिखाई दे। अब समझिएगा पूरी इसकी कहानी। अर्ध तरंग दिष्टकारी, बेसिकली इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, एक हमारा जो है ट्रांसफॉर्मर होगा जिसको हम कहेंगे प्राथमिक कुंडली, जो कि ये रही। ठीक है, ये रही, ये वाली, ये प्राथमिक कुंडली है। और ट्रांसफॉर्मर की जो द्वितीयक कुंडली है वो ये रही। इस कुंडली के श्रेणी क्रम में हम क्या जोड़ देंगे, यानी सीरीज के अंदर हम जोड़ देंगे एक तो डायोड और एक जोड़ देंगे लोड प्रतिरोध। सबको जोड़ दिया। अब ट्रांसफॉर्मर की जो द्वितीयक कुंडली है, यानी ये जो सेकंड है, देखो ये फर्स्ट कुंडली है तो फर्स्ट नाम दे दिया, ये सेकंड कुंडली है। तो जो सेकंड कुंडली है उस सेकंड कुंडली से हम क्या करेंगे, ए और बी बिंदु के मध्य में हम क्या करेंगे, एक हमारा वांछित प्रत्यावर्ती जो हमारा पोटेंशियल हमें प्राप्त करना है वो लगा देंगे। प्राप्त होता है यहाँ पर जो हमें पोटेंशियल मिलेगा, जो हम निकालना चाहते हैं, मतलब आउटपुट जो हमें पता चलेगा, वो कहाँ से पता चलेगा कि भाई कितना आ रहा है पोटेंशियल अब, तो वो यहाँ का ए और बी के बीच का जब हम वोल्टेज चेक करेंगे उसी को हम कह देंगे क्या, आउटपुट वोल्टेज। अब ये दोस्तों क्या करेगा, देखिए यहाँ पर कि हमारा जो प्रत्यावर्ती विभव है, जो हमारा अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है, वो हमारा ट्रांसफॉर्मर की जो प्रकृति होगी, ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा किस टाइप का मतलब ट्रांसफॉर्मर है, उसी प्रकृति के अनुसार वह क्या करेगा, निवेशी प्रत्यावर्ती विभव से या तो हमें क्या दे देगा भाई, अगर देखो हमारा सेटअप अप हुआ तो जितना हमने इनपुट दिया उससे ज़्यादा मिलेगा, अगर हमने जो है सेटअप डाउन ले लिया तो वो क्या करेगा, इनसे हमारे क्या हो जाएगा, कम, यानी जितना हमने इनपुट दिया उससे कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात, तो ये भी मैं यहाँ नोट करवा दूंगा। अब तो देखिए दोस्तों ये दो टाइप के हो जाएंगे। तो अब सपोज करिए कि भाई ट्रांसफॉर्मर एक होता है दोस्तों क्या, स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई प्रकृति का। तो अगर हमारा ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है तो क्या होगा, तो स्टेप अप होने पर हमारा जो आउटपुट होगा यानी Vs होगा वो Vin से ज़्यादा होगा। और अगर स्टेप डाउन हुआ, स्टेप डाउन का मतलब क्या है, अपचाई, अपचाई,
तो अगर अपचाई हुआ तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा दोस्तों Vs कम, किससे, V इन से। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर अप है, अप मतलब ऊपर जाना, अधिक करना, तो जितना आप डालोगे उससे ज़्यादा आएगा, तो स्टेप अप है। अगर आपने डाला 2 और आ गया 1 तो आप समझ जाएंगे स्टेप डाउन है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, अपचाई, वो अपचाई यानी कि स्टेप डाउन। समझ में आ गई बात। अब ये तो हुआ ट्रांसफार्मर की प्रकृति पर, ये पूरी बात क्लियर हुई। अब आपको देखिए कि हमने जो ये डायग्राम बनाया और जो इनपुट आउटपुट की बात हो रही है ये क्या है बेसिकली, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों यहाँ पर कि जैसे ही इसमें से करंट पास होगा, ये देखिए ये क्या है हमारा, ठीक है, ये लीजिए, ये अल्टरनेटिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो हमारा इसमें क्या हो रहा है दोस्तों बेसिकली कि जैसे ही हमने करंट दिया तो वो करंट, आपको पता है कि ये जो डायोड है, ये डायोड के अंदर ये जो एरो वाला पार्ट है ये P होता है, ये होता है N। और आप लोगों को पता है कि जब डायोड आपका फॉरवर्ड बाइजिंग है तब तो करंट पास होने देगा, जब रिवर्स बाइजिंग होगा तब आपका करंट पास नहीं होगा। तो ये जो डायोड है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कब तो करंट पास करना है, कब नहीं करना। समझ में आ गई बात। अब जैसे ही इसमें से करंट पास होगा, तो दोस्तों जैसे ही करंट पास होगा, ये एक बार तो क्या होगा, जब ये देखो यहाँ से करंट आया या यहाँ तक, तो सपोज करिए करंट ऐसे जा रहा है तो ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, तब ये फॉरवर्ड बाइसिंग का करंट पास होने देगा। लेकिन यहाँ आते ही फिर इसकी डायरेक्शन करंट की चेंज हो जाएगी, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ 2 सर्कल में चलेगी। एक बार तो आपका पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेगा, एक बार नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव रिप्रेजेंट होगा यानी जब फॉरवर्ड बाइसिंग होगा इसके अंदर, तब तो ये करंट को पास होने देगा, तो तब तो पोटेंशियल हमें मिलेगा। तो वो पोटेंशियल है ये। जब पोटेंशियल नहीं मिल रहा है तब ये डायोड एज ए रिवर्स बाइजिंग हो जाता है, फिर वापस से रिवर्स फॉरवर्ड बाइजिंग, फिर वापस रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव जो आप डाल रहे हो वो आपने डाल दिया, वो अल्टरनेटिंग है, वो तो देखो पूरा चलेगा, वेव तो पूरी चल रही है ना, ये देखो ये चलती। लेकिन जब ये 0 से T/2 टाइम पे जा रही थी स्टार्टिंग में, तब तो ये था फॉरवर्ड बाइसिंग, तो करंट पास हो गया। लेकिन जब ये यहाँ को पार करके वापस इधर चली, तब ये हो गया रिवर्स बाइसिंग में। क्यों? क्योंकि ये आ गया ज़्यादा पोटेंशियल पर, ये आ गया कम पोटेंशियल पर। तो जब रिवर्स बाइसिंग में हुआ तो करंट पास होने नहीं दिया, तो T/2 से लेकर T टाइम तक नहीं हुआ करंट पास, फिर वापस हुआ, फिर नहीं होगा, फिर होगा, ऐसे चलता रहेगा। तो इसको कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ में आ गई बात। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा ट्रांसफार्मर 2 होते हैं, स्टेप डाउन स्टेप अप, ठीक। और जब आपका अर्ध तरंग दिष्टकारी है तो आपको केवल इतना याद रखना है कि ये ग्राफ जब आप इनपुट में देंगे तो ये आउटपुट में मिलेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि भाई जो है इस टाइप का कुछ ऊपर अलग टाइप का ग्राफ बना के दे देंगे वो आपको, और उसका पूछेंगे कि ये हाफ वेव है, तो आप क्या करोगे? पहले वाले हाफ टाइम में तो आप करंट पास करवाओगे, फिर हाफ टाइम में रोकोगे, फिर करवाओगे, फिर रोकोगे, फिर करंट पास करवाओगे, फिर रोकोगे। ये करते हुए आप उसका आउटपुट ग्राफ रिप्रेजेंट करोगे। तो इसके अंदर जो बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं, अर्ध तरंग हो चाहे फुल वेव हो चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर हो, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं कि भाई इसके अंदर आप जो है ये ग्राफ अगर इनपुट है तो आउटपुट ग्राफ कैसा बनेगा, बस समझ में आ गई बात। तो आपको इनपुट और आउटपुट ग्राफ जो है वो बनाने आने चाहिए, और वो मैंने आपको समझा दिया कि देखिए कैसे इनपुट होगा कैसे आउटपुट होगा। अगर याद नहीं रहता है, नहीं समझ आया, तो आपको ये सीधा याद रखना पड़ेगा कि ऐसा इनपुट में अर्ध तरंग में ग्राफ बनेगा। अभी जब हम पूर्ण तरंग में बनाएंगे तो पूर्ण तरंग का याद रखना, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर जो डायोड है वो 2 स्थितियों में काम कर रहा है, एक बार तो फॉरवर्ड बाइसिंग में, एक बार रिवर्स बाइसिंग में। तो जब फॉरवर्ड बाइसिंग है तब करंट पास होगा, रिवर्स बाइसिंग में करंट पास नहीं होता है, क्योंकि तब क्या होता है, प्रतिरोध ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये था आपका अर्ध तरंग दिष्टकारी। अब हम बात करेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक है। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में हम बात करेंगे। ये लीजिए, अब इसमें भी वही है, बेसिकली कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। इसका डायग्राम भी वैसा ही बनेगा, जस्ट
जो अभी हमने बनाया है, ठीक है, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा। चलिए हम इसी डायग्राम को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों पूर्ण तरंग दिष्टकारी का डायग्राम हमने बना लिया, इस टाइप से बनेगा। देखिए पहले वो का वही रहेगा, फिर इसमें क्या होगा कि हम जो पहले एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं उसमें दो टुकड़े कर देंगे अब उसके, और रेजिस्टेंस को बीच में लगा देंगे, लोड प्रतिरोध को दो बीच में लगा देंगे, और दो डायोड यूज होंगे D1 और D2। अब ये दो क्यों हो रहे हैं वो भी मैं अभी समझा दूंगा। अब वापस से हम पहले वो जो है ग्राफ बना लेते हैं जो हमारे को बनाना है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट का। तो वो बनाने के बाद हम बात करेंगे आगे। ये लीजिए, अब इसके अंदर ये हो जाएगा हमारे इनपुट का और ये हो जाएगा आउटपुट का। इधर ग्राफ बनेगा, ये लीजिए, फिर ये लीजिए, फिर ये लीजिए, फिर ये लीजिए, ठीक है। चलिए इधर भी वही टाइम ऐसे जाएगा, ये 0 से स्टार्ट होगा और इसका भी पार्टीशन हो जाएगा। ये लो पार्टीशन कर देते हैं, ये किया पार्टीशन, ये किया पार्टीशन, ये किया पार्टीशन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा देखिए, ये फिर ये अंतर दिखा ग्राफ में, पीछे वाले ग्राफ में और इस ग्राफ में एक अंतर है, ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे इसमें इसको अंतर मत समझ लेना। ये लो, अब ये भी 0 से ही, ये V इन ही है, ठीक है, निवेशी प्रत्यावर्ती विभव, और ये VS ही है, यानी आउटपुट विभव हमारा, ठीक है। समझ में आ गई बात। और इसको थोड़ा सा अगर ऊपर करना है तो लो कर देते हैं। क्लियर है। देखो अब ये हमारा हो गया, ये भी हमारे किसको, टाइम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। ये 0 कहाँ से आ गया, ये लो। अब इसमें देखिएगा दोस्तों कि फ़र्क क्या है पिछले ग्राफ में और इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये हमारा D1 का रिजल्ट है, फिर ये D2 का रिजल्ट है, ये D1 का रिजल्ट है, ये D2 का रिजल्ट है। अब बेसिकली दोस्तों पीछे जो चीज़ें चल रही थी वह की वही चीज़ें हैं, ट्रांसफार्मर 2 टाइप के होते हैं, वही सब चीज़ें हैं। बस इसमें फ़र्क इतना है कि पहले जो हमारा हमने यूज करा था उसमें क्या हो रहा था दोस्तों कि डायोड एक था, तो वो जैसे ही डायोड आधे चक्कर में तो क्या कर रहा था, फॉरवर्ड बाइजिंग, आधे में रिवर्स, तो रिवर्स करते ही क्या हो रहा था हमारे कि हमारा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ क्या किया हमने, 2 डायोड यूज किए हैं। तो 2 डायोड यूज करने का फायदा क्या हुआ कि 2 सर्कल बन गए, एक बना हमारा ACX वाला ये, और एक बन गया CBX वाला ये 2। तो पहले वाले में देखिए जब ये करंट ऐसे गया तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में था और इसने दे दिया रिजल्ट ये। अब ये करंट घूम चुका है, अब ये करंट चला ऐसे घूमते घूमते, तब ये आया फॉरवर्ड बाइसिंग में, तो ये इसने D2 ने दिया, वापस से करंट गया ऊपर, D1 मिला, D2 मिला। तो अब क्या हुआ कि 2 डायोड यूज करने से जहां पहले रिवर्स बाइसिंग की वजह से करंट पास नहीं हो रहा था, वहां अब पहले वाला रिवर्स में था, लेकिन दूसरा डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में होने की वजह से हमें मिला रिजल्ट। ऐसे ही जब दूसरा वाला रिवर्स में आया तो पहला वाला फॉरवर्ड हो गया, तो ऐसे फॉरवर्ड रिवर्स की वजह से हमें क्या मिल गया दोस्तों, पूरा का पूरा एक ग्राफ मिल गया, और वो ग्राफ मिला ऐसा, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको याद रखने हैं, समझ में आ गई बात। तो एज ए रेक्टिफायर हमारे को यह याद रखना है कि एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, एक होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इनके आउटपुट क्या होते हैं, इनपुट क्या देते हैं, और इसमें ये जो है 2 डायोड यूज क्यों करते हैं, ट्रांसफार्मर किस टाइप का होगा तो क्या होगा, ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का आप सभी लोगों को अगर कोई डाउट है फिर भी तो आप पूछ सकते हैं, बाकी ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें अब कोई डाउट रहा होगा। क्या करना है, पूर्ण तरंग में 2 डायोड है, अर्ध तरंग में 1 डायोड है, ये चीज़ याद रख सकते हो। इसके अंदर जो है आपके 2 आपकी जो है कुंडलियाँ यूज हो रही है, और इसके अंदर आप प्राथमिक कुंडली जो है
ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली और जो द्वितीय कुंडली है, तो जो द्वितीय कुंडली है वो यहाँ पर दो भागों में बढ़ जाती है, वहाँ एक ही होती है। इसमें एक डायोड एज ए फॉरवर्ड होता है तो दूसरा रिवर्स होता है, एज ए रिवर्स होता है तो एज ए फॉरवर्ड हो जाता है। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये ग्राफ का जो है आपको याद रखना है कि इनपुट अगर ये देंगे तो आउटपुट ये मिलेगा, फॉरवर्ड है तब, और रिवर्स है जब आपका अर्ध तरंग है तो क्या मिलेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये था दोस्तों आप लोगों के डायोड एज ए रेक्टिफायर पूरा टॉपिक, जिसके अंदर बस यही चीज़ें पढ़नी है। तो अब हम जो है सिलेबस के अंदर आपके देख लेते हैं कि अब हमारे को क्या पढ़ना है। अगर हम देखें दोस्तों तो देखिए पीएन संधि हमारा कंप्लीट हो गया, तर्क द्वार हमारा कंप्लीट हो ही चुका है, डायोड दिष्टकारी के रूप में मैंने आज आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी सोचना भी नहीं है कि क्लास पूरी हो गई, अभी क्लास बाकी है, क्योंकि अभी हम एक और चीज़ पढ़ने जा रहे हैं और वो है हमारा जेनर डायोड का टॉपिक। तो हम अभी आज इस क्लास के अंदर जेनर डायोड को कंप्लीट करने के बाद केवल इस टॉपिक का एक हमारा बचेगा ट्रांजिस्टर, जिसको हम कंप्लीट करेंगे लास्ट क्लास के अंदर। और आज हम जेनर डायोड कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम जेनर डायोड के बारे में बात करेंगे कि जेनर डायोड आखिर में है क्या। ठीक? जेनर ब्रेकडाउन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, वहाँ का नॉलेज ही यहाँ पर भी कुछ काम आने वाला है। ठीक है? तो सबसे पहले आप इसको लिख देंगे जेनर डायोड। एक सेकेंड, ये भाई चलिए अब देखते हैं चल रहा है कि नहीं। जेनर डायोड, ठीक है? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? जेनर डायोड के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये लीजिए हमारा जेनर डायोड के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें अभी कुछ खास नहीं है। सबसे पहले इसका जो है मैं प्रतीक लिखवा देता हूँ, यानी इसका जो सिंबल है वो ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि वो और डायोड सेम दिखते हैं लेकिन दोनों अलग अलग है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको डायग्राम में दे रखा हो जेनर डायोड का डायग्राम और आप उसको समझ लो डायोड। ये है जेनर डायोड। ठीक है? एक सेकेंड, सीधा कर देते हैं। सीधा करने का तरीका क्या है कि जो लाइन दे रखी है वो यूज कर लो, इनकी खुद की ही। ठीक है? अच्छा, वाइट है तो वाइट ये लो, ये लो। ठीक है? ये हो गया हमारा क्या? जेनर डायोड। तो ये जेनर डायोड का क्या है? सिंबल है, या हम कह सकते हैं प्रतीक है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अब दूसरी बात देखिए कि जब पीएन संधि डायोड के बारे में हमने बात करी थी तो उसके अंदर हमने देखा था कि जब रिवर्स बाइसिंग की व्यवस्था हो रखी होती है या जब रिवर्स बाइसिंग हो रही होती है तब हमारे को भंजन विभव यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज की स्थिति में अगर हम देखते हैं तो डायोड की जो रिवर्स धारा होती है वो संतृप्त नहीं रह करके तीव्रता से बढ़ने लगती है। हमने देखा था कि जैसे ब्रेकडाउन होता है उसके बाद में करंट एक इंस्टेंटली और एक्सपोनेंशियली बढ़ना स्टार्ट कर देती है। ठीक है? तो उसी चीज़ को हम जो है समझने जा रहे हैं कि उस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अगर देखिए दोस्तों, कोई भी डायोड लें तो उस डायोड के अंदर जो भंजन विभव है यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर अपमिश्रण की मात्रा कितनी है। ठीक है? तो आप एक चीज़ तो ये याद रखना, यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ कि भंजन विभव यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज ये डिपेंड किस पर करता है? तो अपमिश्रण की मात्रा पर। ठीक है? तो आप लिख देंगे यहाँ अपमिश्रण की मात्रा पर निर्भर। ठीक है? समझ में आ गई बात? तो भंजन विभव जो है वो अपमिश्रण की मात्रा पर निर्भर करता है। अब देखिए दोस्तों कि हमारा अगर हम बात करते हैं कि ऐसा कोई डायोड बनाते हैं जो किसी विशिष्ट वोल्टेज के लिए या विशिष्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए हम बनाते हैं और उसमें जब हम रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज पर भी अगर वह बिना किसी क्षतिग्रस्त हुए, बिना किसी नुकसान के काम करता रहता है तो उस डायोड को हम जेनर डायोड कहते हैं। यानी कि जब किसी डायोड की रचना या
उसको मतलब प्रोड्यूस जो है या उत्पन्न जो है किसी विशिष्ट भंजन वोल्टता के लिए इस प्रकार किया जाता है कि उत्क्रम अभिनति में भंजन वोल्टता पर भी वह बिना क्षतिग्रस्त हुए कार्य कर सके तो हम उसे कहेंगे जेनर डायोड। कहने का मतलब बेसिकली अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो जेनर डायोड का मतलब होता है ऐसा डायोड जिसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा हो। एक नॉर्मल सेमीकंडक्टर से या नॉर्मल एक डायोड से जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर हम ज़्यादा कर देते हैं उसके अंदर अब मिश्रण मिला करके तो उस डायोड को हम जेनर डायोड कहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि अपमिश्रण की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो 1 वोल्ट से लेकर हम 100 वोल्ट तक भी डायोड जो है प्राप्त कर चुके हैं। आज हमारे पास ऐसे ऐसे डायोड है जो 100 वोल्टेज से भी ज़्यादा ब्रेकडाउन वोल्टेज की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। तो आपको डेफिनेशन में इसकी लिखवा देता हूं, वो डेफिनेशन आप याद रखेंगे कि जब किसी डायोड की रचना किसी विशिष्ट भंजन वोल्टता के लिए इस प्रकार की जाती है कि रिवर्स बाइसिंग, ठीक है, उत्क्रम अभिनति में ब्रेक डाउन वोल्टेज BV, ठीक है, भंजन वोल्टता पर भी यह बिना क्षतिग्रस्त हुए कार्य कर सके तो इस प्रकार के डायोड को जेनर डायोड कहा जाता है। समझ में आ गई बात? तो जेनर डायोड किसे कहते हैं वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब बेसिकली जो है अगर हम देखें तो भाई जेनर डायोड जो है वो क्या काम आएगा, तो वो यही काम आता है हमारे कि जो भंजन बिंदु पर भी, यानी जो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज का एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर भी अगर जेनर डायोड अपने अंदर से धारा को प्रभावित होने दे रहा है तो इसका मतलब वो प्रभावित नहीं हुआ, वो अपनी जो है कार्यशैली उसी प्रकार से कर जा रहा है, क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। तो इसके जो दोनों सिरों पर विभवांतर जो होगा वो नियत बना रहेगा, और वो नियत बने रहने का जो गुण है वो किस में होता है, जेनर डायोड में होता है। इसी गुण की वजह से हम जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज स्थायीकरण यानी वोल्टेज स्टेबलाइजेशन या वोल्टेज नियमन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जेनर डायोड का उपयोग किस में लिया जाता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं वोल्टता स्थायीकरण के लिए उपयोगी, वोल्टता स्थायीकरण, ठीक है, नियमन भी कह सकते हैं या स्थायीकरण भी कह सकते हैं। तो वोल्टता स्थायीकरण या नियमन में उपयोगी। समझ में आ गई बात? ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा जो है दोस्तों इसकी डेफिनेशन है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी जो हमारा ये जेनर डायोड है, इस जेनर डायोड के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल्स,
उन न्यूमेरिकल्स के बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में ज़्यादा थ्योरी पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला। इसका जो क्वेश्चंस किस टाइप से पूछा जा सकता है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि हमारा जेनर डायोड तक का टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है और हमारे जो है बाकी चीज़ें जो भी थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें केवल क्या पढ़ना है, ट्रांजिस्टर के बारे में और जेनर डायोड के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में हमें बात करनी है। समझ में आ गई बात? तो उसके बारे में हम बात करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कल हमारी जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम उसको भी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, यानी एक ही वीडियो के अंदर ट्रांजिस्टर का खेल खत्म कर देंगे। उसके बाद ये टॉपिक ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आपका सिलेबस जो है हम 30 मई तक करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। 15 मई बोला था लेकिन नहीं हो पाया, तो 30 मई तक हम पूरा करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, हो जाएगा अब तो। और अभी मैं जो है पूरा परफेक्ट हूँ और अभी फ्री वगैरह जो भी चीज़ें थी वो सब मेरी अभी प्रॉब्लम्स थोड़ी खत्म हो गई है, तो अब देख लेंगे, हम कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद, आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे और अपने दोस्तों को साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये नहीं सोचे कि हमारा सिलेबस नहीं होगा। हाँ, आपकी पढ़ाई थोड़ी सी रुकी थी, उसके लिए मैं अपनी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। बाकी आप लोग जो है, पहले भी मैंने आपको बोला है कि आप अपनी पढ़ाई प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप मेरे भरोसे बैठ जाए कि बस सर करवाएंगे तो ही हम करेंगे, नहीं। आप हमारे भरोसे ये है कि आप बाद में जो पढ़ने के बाद ये देख सकते हैं कि आपकी कोई चीज़ें रही तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि बैठे रहें। क्योंकि दोस्तों कई चीज़ें मेरी अलग है, वो मेरे आपको पता है कि कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उस वजह से आपका कभी जो है मेरी तरफ से कोई नुकसान नहीं हो, बस मैं यही चाहता हूँ। धन्यवाद, आप सभी लोग अपना प्यार और विश्वास इसी तरह बनाए रखिएगा।